नमस्कार। आपके ग्रुप डी एनटीपीसी और रेलवे एसएससी एग्जाम को ध्यान में रखकर मैं एक सफलता बैच लॉन्च किया हूं और सफलता बैच का जो हमारा एक पहला प्रैक्टिस सेट हम करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे जाने की आगे संभावना है, उन सारे प्रश्नों का हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आप बने रहें। ध्यान दीजिए, ये पहला प्रश्न है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वित्सता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर याद है तो आप भी ऑप्शन कर सकते हैं। आपको हम 5 सेकेंड का समय देंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, दूसरा ऑप्शन है पोरस और सिकंदर, तीसरा ऑप्शन है घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से किसी के मध्य नहीं। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर याद है तो आप भी इसको टिक कर सकते हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन सही होगा उसमें होगा पोरस और सिकंदर महान के बीच। अगर इसके बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि में अगर जाना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात है वित्सता का युद्ध को हम एक और नाम से जानते हैं, हाइडे स्पीज का युद्ध। हाइडे स्पीज का युद्ध कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था। किन के बीच हुआ था? पोरस और सिकंदर महान के बीच। और किस नदी के तट पर हुआ था? आपको पता है, यहां नदी दिया है, कौन? झेलम नदी के तट पर। इसमें क्या मुख्य बातें हुई थी? ध्यान दीजिएगा, इसमें पोरस और सिकंदर। सिकंदर कहाँ का शासक था? एक तो ध्यान दीजिएगा, मेसिडोनिया का नाम सुने हैं? मेसिडोनिया का यह शासक था। ठीक, उसके बाद पोरस कहाँ का राजा था? पंजाब का। 326 में जब इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो इसमें यह होता है कि जो पोरस था बड़ी शालीनता और गंभीरता से सिकंदर के साथ युद्ध करता है। युद्ध करने के तत्पश्चात यह होता है कि सिकंदर महान इससे प्रभावित हो जाता है और उसके जो भी साम्राज्य यह जीत लिया था सिकंदर, उसको वापस कर देता है और अपना एक क्या बना लेता है? सहयोगी बना लेता है। इस तरह से ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, यानी पोरस और सिकंदर महान के बीच हुआ था। अगला जो प्रश्न है हमारा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था। यह भी बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, आगे पूछे जाने की संभावनाएं है। ध्यान दीजिएगा, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया है? ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है फायान, ऑप्शन 5 है इनमें से कोई नहीं। इसमें 5 विकल्प दिया गया है। अगर आपको इस प्रश्न में जो भी विकल्प अगर सही है तो आप भी इस प्रश्न को टिक कर सकते हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन सही होगा उसमें होगा कनिष्क होगा। कनिष्क को आपके बारे में पता होगा। कनिष्क किस साम्राज्य के शासक थे? कुषाण वंश के, जानते हैं ना? कुषाण वंश के प्रतापी शासक थे। कौन? कनिष्क थे। ध्यान दीजिएगा, जो आपने शक संवत जो आरंभ हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। कब? 78 एडी में हुआ था। और यह जो सिल्क मार्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशम मार्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशम मार्ग। और आपको पता है इसका उद्भव विकास कहाँ हुआ था? यह भारत का मैप जो देख रहे हैं, यह भारत का मैप है, यह चीन है। यहाँ कौन देश है? चीन है। चीन के एक राजवंश था, हान राजवंश। कौन था? हान राजवंश था। यही ने सिल्क रूट कहाँ से? भारत से होकर कहाँ जाता था? यूरोप और कहाँ? मध्य एशिया और जितने भी भूमध्य सागरीय देश थे उनको क्या करता था? यह जोड़ता था। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन होगा? कनिष्क होगा। कनिष्क के दरबार में कभी भी रहा करते थे, उनका भी आपको नाम कई बार पूछा जाता है। अश्वघोष घोष का नाम सुने हैं ना? अश्वघोष घोष, उनकी किताब हुआ करती थी बुद्ध चरित्र। ये भी प्रश्न कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न का ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है लेकिन इसके ऑप्शन हम बताएंगे। जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 4 वेद होता है। कौन कौन? ऋग्वेद, 4 वेद होता है। एक होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा क्या होता है? सामवेद, चौथा क्या होता है? अथर्ववेद। इसमें से आपको ऑप्शन टिक करना है कि जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? अथर्ववेद में। सबसे बाद का वेद कहा जाता है
और इसमें जितने भी जादू टोना भूत प्रेत जड़ी बूटी वगैरह सारी चीजों का इसी में जिक्र है। तो किस जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? अथर्व वेद में। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में नहीं है? सिर्फ भारत में नहीं है पूछा है, तो आपको ये ऑप्शन से लग गया होगा। पहला हड़प्पा है, दूसरा कालीबंगा है, तीसरा रंगपुर है, चौथा रोपड़ है। इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो भारत में नहीं है? आपको पहला ऑप्शन ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। उसके बाद रंगपुर कहाँ है? रंगपुर आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। और रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। तो अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा भारत में, ये तीनों राज्य जो है कहाँ से है भारत में? पाकिस्तान कहाँ है? अलग एक देश है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन हड़प्पा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न है इसमें कि अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? कौन सा धर्म अपनाया था? पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन है इस्लाम धर्म, चौथा ऑप्शन है ईसाई धर्म। बहुत सारे एग्जामों में रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी वगैरह, जूनियर क्लर्क वगैरह जितने भी देख रहे हैं ना, ये सारे एग्जामों में सब पूछे गए प्रश्न है। तो इसमें जो बताइए, इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा, इसमें अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। किस वंश का शासक था? मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता उनके लड़के का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार के लड़के का नाम क्या था? अशोक। ये ध्यान दीजिएगा। इसमें जो अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। क्यों अपनाया था? तो आपको पता होगा कि 261 बीसी में एक युद्ध होता है, कलिंग का युद्ध, जिसमें अशोक द्वारा यह युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें बहुत भारी मात्रा में रक्तपात होता है। बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बहुत लोगों की जानें चली जाती हैं। उसने सोचा कि हम इस युद्ध को लड़के पाना क्या चाहते हैं, जिसमें अपार मात्रा में खून खराबा हो रहा है, लोगों की जानें जा रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने सोचा कि नहीं, अब इसका प्रायश्चित हमें ये बौद्ध धर्म को मानने पे, उनके आदर्शों पे चलने पे ही संभव हो सकता है। इसीलिए गौतम बुद्ध के मार्ग पर उन्होंने चलना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। धम्म मार्ग को अपना लिए। धम्म मार्ग को क्या कर लिए? अपना लिए। धम्म मार्ग को अपना लिए। अगला प्रश्न है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? आप इसको फटाफट टिक करते जाइए। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? इसमें अकबर, अशोक, शेरशाह और शाहजहां। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है शेरशाह, ऑप्शन 4 है शाहजहां। तो सारनाथ आपको पता है बनारस से 4 किलोमीटर नजदीक में जो सारनाथ है, वहां पे स्तंभ किसका है? किस सम्राट का? अशोक का। अशोक का स्तंभ है, जो कि जिसमें 4 शेर एक दूसरे के पीठ किए हुए बैठे हैं। उसके बाद उसके नीचे जो देखते हैं, जो निचला स्तंभ है, उस पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि जो अशोक का स्तंभ है, उसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा जाता है, वह किस उपनिषद से लिया गया है? यहां से प्रश्न पूछा जाता है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहां से यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया? ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, रोपड़ में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के किस आधुनिक नगर के नजदीक अवस्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें होगा चंडीगढ़। कौन होगा? चंडीगढ़। क्योंकि ढेर सारा समय लग जाएगा एक एक प्रश्न को इतना एक्सप्लेन करेंगे, तो इसीलिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल किस समय अवधि के बीच रही है? उत्तर वैदिक काल। अगर आपको वैदिक काल का ज्ञान होगा तो उत्तर वैदिक काल आप ध्यान से समझ जाएंगे। जैसे वैदिक काल की शुरुआत कब होती है? वैदिक काल की शुरुआत कब होती है? तो आपको पता होगा 1500 से लेके 600 बीसी, ये वैदिक काल होता है।
उसके बाद इसमें हम लोग दो पार्ट करते हैं। एक होता है ऋग वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल होता है। ये जो ऋग वैदिक काल का समय पीरियड होता है 1500 से लेके 1000 BC के बीच होता है, और इसका 1000 से लेकर 600 BC के बीच होता है। तब आप ध्यान दे लीजिए उत्तर वैदिक काल किस समय अवधि के बीच होता है। यह हमारा 1000 से लेकर 6000 BC तक, 600 BC तक, सॉरी। अगला है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को भारत यात्रा का क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। यानी सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, लास्ट में कौन आया था, यह ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है इसमें, पहला थॉमस रा, दूसरा है फाहियान, तीसरा है हर्षवर्धन। ये तो है ना, ये तीन ही सीक्वेंस को लगाना है कि सबसे पहले कौन आया था। पहली बात यहां ध्यान दीजिए, हुएनसांग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन। क्या किसके, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब आया था, 643 में आया था, 643 AD में आया था। किस में आया था, 643 AD में। फाहियान आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसके बाद थॉमस रा किसके शासनकाल में आया था, जहांगीर का नाम सुने हैं, जहांगीर के 1615 ईस्वी के बीच में आया था। ठीक, तो अब अपना सीक्वेंस देख लीजिए, पहले कौन आया था। पहले आया था आपका हर्षवर्धन, ये हुएनसांग तीसरा। उसके बाद नहीं, इसमें सबसे लास्ट में जो आया था, ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट में आया था थॉमस रा 1615। तो लास्ट में ऑप्शन एक देखिए किसमें है, यही है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके हम इसी तरह से लगा दिए। दूसरे नंबर पर कौन आया था, फाहियान। तीसरे पे कौन आया था, हुएनसांग। पहले पे कौन आ गया था, यानी सबसे लास्ट में कौन आया था, थॉमस रा। तो लास्ट वाले में देखना था कि पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया, उसके लास्ट में कौन आएगा, वही सीक्वेंस देखना था। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे, किस देवता की पूजा नहीं करते थे, यहां ध्यान देना है। पहला है ऑप्शन शिव, दूसरा है विष्णु, तीसरा है कबूतर, और चौथा है स्वास्तिक चिन्ह। इसमें किसकी पूजा नहीं होती थी जी, शिव की पूजा होती थी। जो पशुपति का आप नाम सुनते हैं ना, पशुपति, पशुओं के देवता, यानी शिव को ही कहा जाता था। पशुपति की पूजा होती थी। कबूतर के भी बड़े पैमाने पर पूजा का साक्ष्य मिले हैं, स्वास्तिक का मिला है। इसमें जो ऑप्शन जो सही होगा विष्णु, विष्णु ऑप्शन बी किसमें सही है, ये ऑप्शन 3, विष्णु की पूजा नहीं होती थी। अगला है इसमें, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, बताइए जी, किसकी पूजा। हनुमान, काली, अयप्पा की नहीं होती थी। इसमें सीधे आइए आप, पशुपति की पूजा होती थी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला है कि अभी ठीक हो जाएगा, जो इसमें पशुपति हो ही गया। उसके बाद हाँ, अगला प्रश्न है, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने निम्न में से एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। गुप्तों ने कौन सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तो आपको पता है मगध। कौन, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन 1 2, ये ऑप्शन होना चाहिए 2 और ये 3 होना चाहिए, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सारनाथ कहाँ स्थित है। अभी हम लोगों ने इस प्रश्न की चर्चा किया था। सारनाथ बनारस के समीप स्थित है। तो बनारस कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में है। क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा, मिलिंद पन्हों में मिलिंद के बौद्ध धर्मों से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था। आपको पता होगा कि मिलिंद पन्हो एक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है, और इसके सवालों का जवाब किसने दिया। तो इसमें ऑप्शन आपका जो सही होगा, इसमें ऑप्शन होगा इसमें नागेश्वर। कौन होगा, नागेश्वर आपका ऑप्शन सही होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का कलेक्शन हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आगे बनने की पूरी तरीके से संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इसका नागेश्वर हो ही जाएगा।
अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वेदों में से किस ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? किसे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि अथर्ववेद। किसको ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? अथर्ववेद को नाम से जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन इसका कौन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है कि इसमें निम्नलिखित वेदों में से किस ब्रह्म वेद को, नहीं ये तो हो ही गया प्रश्न, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न जो हम अगला है 16 नंबर, देखना है प्रश्न 16 नंबर में पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? कहाँ पाए गए हैं? इसमें आप ऑप्शन देखिए, एलोरा की गुफा है, बाघ की गुफा है, बादामी की गुफा है, अजंता की गुफा है। इसमें जो आप करेक्ट ऑप्शन हो उसको टिक करिए। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा अजंता की गुफा है। ऑप्शन 4 नंबर सही है, यानी ऑप्शन डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद वंश को पराजित करने में सफल हुए? तो आपको पता है कि नंद वंश में चाणक्य का अपमान हुआ। अपमान होने के बाद उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक हम नंद वंश का मूल नाश नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। तो उन्होंने किस, प्रश्न क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद वंश को पराजित करने में सफल है? तो चाणक्य। चाणक्य का एक और नाम है कौटिल्य का नाम सुने होंगे, कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? क्योंकि जब वो कलिंग युद्ध जीत लिए, बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ, तो उन्होंने धर्म का मार्ग अपना लिए। तो उन्होंने कहा कि धर्म को प्रचार करने के लिए किस नए पद का सृजन किया उन्होंने? तो आपको पता होगा कि धम्म महामात्र। कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर धम्म महामात्र की धम्म महामात्र। अगला है क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएनसांग समकालीन थे, यानी हुएनसांग किसके दरबार में आए थे? आपको भी पता होगा कि हुएनसांग, ह से हुएनसांग, ह से हर्षवर्धन, यानी हुएनसांग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है 20 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? किस वंश का प्राचीन बंदरगाह था कोकई में? बस यही प्रश्न है ना। इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा यह पांड्य राजवंश का कोकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था, इसका साक्ष्य मिला है। ठीक। अगला प्रश्न है 21 नंबर जो प्रश्न है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? ये बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, छोटी छोटी किताबों में पढ़ाई गई होगी। तो आप बताएंगे बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, यानी बचपन का नाम क्या था? तो आपको पता होगा बचपन का नाम बुद्ध का क्या है? सिद्धार्थ है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सा सफल हुआ? अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सा सफल हुआ? तो आप जानते होंगे, ऑप्शन है R.E.M. हुइयर, दूसरा जेम्स प्रिंसेप, तीसरा जॉन मार्शल, चौथा अलेक्जेंडर कनिंघम। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट सही होगा यह ऑप्शन होगा जेम्स प्रिंसेप। कौन है? जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी कौन थी? आपको पता होगा। इसमें जो ऑप्शन आपका है तंजौर, ऑप्शन 2 है वदामी, ऑप्शन सी है कांचीपुरम, ऑप्शन 4 है मदुरई। इसमें जो करेक्ट आपका ऑप्शन होगा वदामी, वतापी के नाम सुने होंगे ना, तो ये ऑप्शन आपका जो सही होगा वदामी, यानी चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वदामी। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनियम लिखा था? किसने लिखा था? ये बहुत बार पूछा गया है, देख लीजिए। RRB, RPF, RPS, SI वगैरह में बहुत बार 2019 में पूछा गया, और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो किरातार्जुनियम किसने लिखा था? बस भारवी ने। किसने लिखा था? ऑप्शन ए सही है, भारवी ने लिखा था। अगला प्रश्न हमारा है 25 नंबर प्रश्न है कि विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत थे। पहले सामंत किसके थे? कादंबरों का, पांड्यों का, पल्लवों का, राष्ट्रकूटों का। विजयालय जो चोल वंश के संस्थापक थे, यानी यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है?
विजयालय को माना जाता है। यह पहले किसके सामंत थे? सामंत मतलब पहले किसी रजवाड़े के सामंत हुआ करते थे। जब राजा कमजोर हो जाता था तो यही सामंत लोग क्या करते थे, उत्तराधिकारी बन जाते थे, अलग वंश की स्थापना कर लेते थे। तो वही पूछ रहा है कि चोल वंश के संस्थापक तो विजयाला हो गया, लेकिन ये पहले किसके सामंत थे? यह पल्लवों के सामंत थे। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी नंबर सही है, पल्लवों के सामंत थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने किया था? राष्ट्रकूट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रकूट, यह जो राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना जो किया गया है, यह दंती दुर्ग, किसने? दंती दुर्ग ने किया था। अगला प्रश्न है, बहुत जितने भी प्रश्न का हम डिस्कस कर रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कब पूछा गया है, आप भी इसका डिटेल्स निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? आपको पता होगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और बिहार। कहाँ है? बिहार है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। अगला प्रश्न है, मेहरौली का लौह स्तंभ निम्नलिखित में किस शहर में है? मेहरौली का बहुत ही पॉपुलर जगह, पर्यटक लोग वहां घूमने वगैरह जाते हैं। तो वह है आपकी देश की जो राजधानी है, आपकी देश की राजधानी है कहाँ? नई दिल्ली। तो मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में। ऑप्शन डी है, ऑप्शन 4 नंबर सही है। अगला, प्रसिद्ध चेर बंदरगाह मुजरिस निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यानी चेर और मुजरिस बंदरगाह, यह आपको पता है दक्षिण भारत के केरल में है। ऑप्शन इसमें है ना, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल। ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें जो ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन 4 सही है, यानी केरल। यानी चेर बंदरगाह और मुजरिस बंदरगाह कहाँ, किस राज्य में है? तो आपको पता होगा यह केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? कामुक रचना के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? इसमें आपको ऑप्शन दे, खजुराहो मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। इसमें जो एग्जैक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन सही होगा, वह ऑप्शन आपका खजुराहो का मंदिर होगा। कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है कौन सा मंदिर? खजुराहो का मंदिर। अगला प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न है, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, अशोक का सिंह स्तंभ आपका सारनाथ में स्थित है। कहाँ? सारनाथ में स्थित है, सारनाथ में। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो इसमें जो नरसिंह द्वितीय, ऑप्शन 4 सही है, नरसिंह द्वितीय ने किया था। अगला है, खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। किस भगवान को समर्पित है? खजुराहो में, खजुराहो मतलब एमपी में, खजुराहो मंदिर कहाँ है? एमपी में है। कंदारिया महादेव का मंदिर भगवान को समर्पित है, यानी कौन से देवता के लिए वह मंदिर है? तो इसमें जो शंकर आप देख रहे हैं ना, जो शिव, उनके लिए समर्पित है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की? बेसर शैली, नागर शैली, पहले के स्थापत्य कला का निर्माण किया जाता था इस शैली से। तो यह ऑप्शन है चोल, चालुक्य और काकतीय और गुप्त। इसमें जो है बेसर शैली की शुरुआत किसने किया था? चालुक्य। ऑप्शन आपका जो सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, 35 नंबर क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? पाल वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? सीधे ऑप्शन गोपाल आपका सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? मिलिंद पन्हो आपको पता ही है कि इसमें जो ऑप्शन बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म, आप इसमें कौन सा टिक लगाएंगे? इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बौद्ध धर्म होगा। अगला प्रश्न है, पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? तो आपको पता है पशुपति की आकृति सबसे, यहाँ कई बार पूछा जाता है, पशुपति मतलब शंकर भगवान की आकृति जो मिली है यह हड़प्पा सभ्यता में। किस सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में पशुपत देवता की पूजा की जाती थी। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था पशुपति संस्कृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखा था? पाटलिपुत्र का नींव किसने रखा था, जो कि वर्तमान का पटना आप जिसको समझते हैं? इसमें उदयन ने रखा था। ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? यानी मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? इसमें जो बृहद्रथ, कुणाल, दशरथ और पुष्यमित्र, इसमें जो मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वह है शासक आपका ऑप्शन ए बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? यहाँ दोनों ऑप्शन दिया है, आप 326 ईसा पूर्व दिया है, 556 ईस्वी दिया है, 326 ईस्वी दिया है, 556 ईसा पूर्व दिया है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है। इसमें जो एग्जैक्ट ऑप्शन होगा, बीसी में लड़ाई हुआ था जी, आया था, तो 326 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट में आक्रमण किया था सिकंदर महान। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी डॉकयार्ड थी? बहुत बार पूछा जाता है, गोदी डॉकयार्ड कहाँ था? आपको पता होगा, ये लोथल एक बंदरगाह था, लोथल बंदरगाह। हड़प्पा स्थल में महत्वपूर्ण जो बंदरगाह था वह गोदी डॉकयार्ड था। यह कहाँ था? लोथल में। लोथल कहाँ है आपको पता है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अगला जो प्रश्न है हमारा 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? सांप सीढ़ी है, सांप सीढ़ी का सृजन किया था, सांप सीढ़ी का सृजन किया था आर्यभट्ट, ज्ञानदेव, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर याद है तो आप ऑप्शन चूज करिए। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट सही होगा ऑप्शन बी होगा। सांप सीढ़ी खेल का सृजन किसने किया था? ज्ञानदेव ने। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? सबसे पुराने सिक्के, इसमें ताम्र सिक्के, पंचमार्क सिक्के, शीशे के सिक्के, स्वर्ण सिक्के, इसमें ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा इसमें ऑप्शन बी होगा, पंचमार्क सिक्के, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, स्तूप क्या है? स्तूप वही बनाया जाता था जहां लोग मरते थे, उसके बाद उस पर निर्माण किया जाता था। तो अब मरने की बात कहाँ हो रही है? सवाधान टीला में। कहाँ होगी जी? सवाधान में। यानी लोग मरते थे उसके ऊपर स्तूप बनाया जाता था। तो उस स्तूप क्या है जी? सवाधान टीला है। अगला है, इसमें जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? यानी जैन धर्म के पहले संस्थापक जान लीजिए। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। 24 तीर्थंकर टोटल होते हैं, जिसमें अंतिम तीर्थंकर हुए थे आपका महावीर। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। तो अंतिम कौन माने जाएंगे? महावीर। पार्श्वनाथ आपके 23वें थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ है? सांची स्तूप कहाँ है? तो आपका किस राज्य में? वही पूछा है किस राज्य में है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। सांची स्तूप कहाँ है आपका? ऑप्शन बी, एमपी में है। 47 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? अभी हम लोग इस प्रश्न का चर्चा किए थे। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी नंबर सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? ये जितने भी आप देख रहे हैं ये संगम साहित्य है। अब इसमें व्याकरण से कौन सा संबंध है काव्य शास्त्र से? मणिमेखलई, शिल्पाधिकारम, तोलकाम्पियम, चौथा है जीवक चिंतामणि। इसमें जो करेक्ट आपका ऑप्शन होगा तोलकाम्पियम। यह किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है, संगम साहित्य की ग्रंथ है। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है? यहाँ प्रश्न का उत्तर विकल्प में ही छिपा है कि शिल्प पाठ से संबंधित है। इसमें जो शिल्प शास्त्र है ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपको पता होगा कि पहली जो की गई थी पाटलिपुत्र वर्तमान का कौन? पटना में आयोजित की गई थी। दूसरी कहाँ की गई थी? वल्लभी और
वल्लभी में आयोजित की थी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात। आपका इसमें जो पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। ये सफलता बैच का ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इससे बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे जब तक एग्जाम आ ना जाए, क्योंकि बहुत सारे